Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we'll talk about Ising की theory. Again ये trait approach में ही आती है. In previous video we have talked about Alpert and Kettle की theory. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Ising की theory according to NCERT plus एडिशनल रेफरेंस बाकी जो बुक्स हैं उनमें जो कंटेंट है उसके साथ प्लस हम इसमें इसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो कॉस्टा एंड मैक्रे की ओशन मॉडल थ्योरी है उसके बारे में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइजिंग की थ्योरी की और आइजिंग के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं. तो जो हैंस आइजिंग थे 1916 से 1997 उनकी एज थी. तो उन्होंने हैंस आइजिंग वाज बोर्न इन बर्लिन और वो इमिग्रेट कर गए थे टू इंग्लैंड इन 1934 आफ्टर एडोल्फ हिटलर केम टू पावर इन जर्मनी. ठीक है, अब जो आइजिंग थे वो चाहते थे कि वो फिजिक्स पढ़े एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन बट वॉज टोल्ड दैट ही लैक्ड द रिक्विजिट एकेडमिक बैकग्राउंड. तो उनका था नहीं वो एकेडमिक बैकग्राउंड, तो वो ग्रेटली डिस्करेज थे एंड ही आस्क्ड यूनिवर्सिटी ऑफिशियल इफ देयर वाज एनी अदर साइंस इन विच ही कुड मेजर. तो फिर उन्होंने साइकोलॉजी की तरफ अपना जो ध्यान है वो डाला. ठीक है, और जो आइजेंग थे इन्होंने प्रपोज मतलब ही प्रपोज दैट जो पर्सनालिटी है कुड बी रिड्यूस्ड इनटू टू ब्रॉड डायमेंशंस जो कि बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, वो इधर भी होगी. आइजिंग प्रपोज दैट पर्सनालिटी कुड बी रिड्यूस्ड इनटू टू ब्रॉड डायमेंशन. दीज आर बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पूछी जा सकती है विच ट्रेट थ्योरी इज जेनेटिकली बेस्ड. तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि आइजिंग की थ्योरी each dimension sub assumes a number of specific trait. These dimensions are, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो कुछ डायमेंशंस थी. अब इनके डायमेंशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले कौन सी है, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी. अब ये वर्सेस मतलब ये दोनों ना एक कॉन्टिनम के अपोजिट एंड पर है. एक एंड पे तो एक फैक्टर है और दूसरे मतलब ये दोनों जो क्वालिटीज है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है. दे डिफर एक्चुअली. ठीक है, विद ईच अदर. तो न्यूरोटिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें, इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर फीलिंग्स, कि उनका अपनी फीलिंग्स पे कितना कंट्रोल है. ठीक है, एट वन एक्सट्रीम ऑफ द डायमेंशन, एक एक्सट्रीम में अगर आप देखोगे वी फाइंड पीपल हु आर न्यूरोटिक. ठीक है, अब न्यूरोटिक कौन से होते हैं, जो एंशियस होते हैं, मूडी होते हैं, टची, रेस्टलेस एंड क्विकली लूज कंट्रोल. ठीक है, बहुत जल्दी अपना कंट्रोल जो है वो खो देते हैं. और दूसरे अगर हम एंड पे देखें एक्सट्रीम, लाई पीपल हु आर काम. ठीक है, जिनकी इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो काम है, इवन टेम्पर्ड है, रिलायबल है, रिमेन अंडर कंट्रोल. ठीक है, अब आ जाता है सेकेंड, एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन. हमने इसके बारे में बहुत बात की. अगर पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की बात किसने की थी, तो कार्ल युंग ने सबसे पहले इसकी बात की थी बिफोर ये आइजेंक. क्योंकि ये जो मॉडल है इसमें जो एक्सट्रोवर्जन है, राइट, ये आप आगे ओशन मॉडल में भी देखोगे और बहुत जगह इसकी ऑलरेडी बात कर रखी है. बट सबसे पहले किसने बात की थी, कार्ल युंग ने बात की थी, राइट. तो इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल आर सोशली आउटगोइंग एंड सोशली विड्रॉन. तो सोशली आउटगोइंग कौन, एक्सट्रोवर्जन वाले. इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं, सोशली विड्रॉन. एट वन एक्सट्रीम आर दोज हु आर एक्टिव, गिगेरियस, इम्पल्सिव, थ्रिल सीकिंग. कौन, एक्सट्रोवर्जन वाले. एट द अदर एक्सट्रीम पीपल हु आर पैसिव, क्वाइट, कॉशियस एंड रिजर्व्ड, इंट्रोवर्जन वाले. ठीक है, इन लेटर वर्क आइजिंग प्रपोज्ड अ थर्ड डायमेंशन. उन्होंने फिर थर्ड डायमेंशन दी. ठीक है, जिसमें हम लोग साइकोटिज्म वर्सेस सोशबिलिटी देखते हैं, विच इज कंसिडर टू इंटरैक्ट विद अदर टू डायमेंशन मेंशन्ड अबव. इन दो से. ठीक है, द पर्सन हु स्कोर्स हाई ऑन साइकोटिज्म, जो साइकोटिज्म में हाई होता है, टेंड टू बी हॉस्टाइल, ईगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल. ठीक है, वो बहुत ईगोसेंट्रिक होता है. एंटी सोशल इज द पर्सन हु एक्चुअली डोंट रिगार्ड और ओबे द रूल्स. ठीक है, या जो लॉ होता है, दे डोंट बिलीव इन इट. एंड नॉट जो लोग सोशली बातें नहीं करते. तो एंटी सोशल इज डिफरेंट.
what we actually think. तो hostile, egocentric and anti social. ठीक है, ये कौन से लोग होते हैं जो इस पे ज्यादा हाई होते हैं इन द स्केल ऑफ ये साइकोटिज्म. लेकिन सोशबिलिटी वाले इसके ऑब्वियसली ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, दे आर नॉट egocentric, दे आर नॉट hostile, दे आर एक्चुअली वेरी सोशल पीपल. दे लव टू कॉन्टैक्ट, इंटरैक्ट, शेयर देयर व्यूज. ओके, ठीक है. अब आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर EPQ इज द टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर स्टडिंग दिस डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी. तो इसको पढ़ने के लिए ये यूज होता है, बहुत सारी सेटिंग्स में यूज होता है, और प्रैक्टिकल्स में भी, कॉलेजेस में भी यूज होता है. ठीक है, द ट्रेट अप्रोच इज वेरी पॉपुलर and many advances in the respect are taking place. These are beyond the scope of your present studies. अभी यहाँ पे लिखा है बिकॉज ये NCERT है. ठीक है, अब इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी की. ओके, अब ये इसको हम ओशन मॉडल भी कहते हैं. दिस वाज गिवन बाय कोस्टा एंड मैक्रे. ठीक है, पॉल्टी कोस्टा एंड रॉबर्ट आर मैक्रे are the extraordinary productive research team that has worked together since they first met in Boston. कब? 1975 में. ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं. Controversy regarding the number of basic personality traits has taken an interesting turn in recent years. अब यहाँ पे देखो, पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे हैव एग्जामिन्ड ऑल पॉसिबल पर्सनालिटीज, जितनी भी हो सकती थी. ठीक है, द फाइंडिंग्स इंडिकेट अ सेट ऑफ 5 फैक्टर्स. उन्होंने 5 फैक्टर्स दिए, तभी इसका नाम है 5 फैक्टर मॉडल. दीज दे आर ऑफन कॉल्ड बिग 5 फैक्टर्स. दीज फैक्टर्स इंक्लूड, अब इसको ओशन मॉडल कहते हैं, ये मैं नहीं बना रही हूँ, इसको इसलिए कहते हैं. देखो, ओ से ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्साइटियसनेस, सी ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म. तो इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस, यू कैन रिमेंबर दिस विद द एक्रोनियम. ठीक है, या फिर न्यूमोनिक कह लो आप, ओशन. अब इन्होंने क्या किया था, ये ना जनरली आर्ग्यू कर रहे थे कि 3 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी के लिए, बट 1985 में, मतलब 2 साल पहले वो लोग लड़ रहे थे. 1983 में, 2 साल बाद उन्होंने रिपोर्ट किया अपना वर्क, जिसमें उन्होंने 5 फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी की बात की थी, जिसमें उन्होंने एग्रीएबलनेस एंड कॉन्साइटियसनेस को ऐड किया था. ठीक है, तो जो कॉस्टा और मैक्रे का एक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस, NEOPI पर्सनालिटी इन्वेंटरी. ठीक है, वो उस वक्त फुल्ली डेवलप नहीं थी उसमें, क्योंकि A और C स्केल नहीं था. कौन से जो बाकी 2 फैक्टर्स हैं, एग्रीएबलनेस और कॉन्साइटियसनेस. ठीक है, फिर उसका रिवाइज्ड वर्जन आया. ठीक है, फिर वो अब यूज होता है, जिसके अंदर 5 स्केल है. तो इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल था आइजिंग का, क्योंकि आइजिंग का जो, अगर आप देखोगे तो इसमें न्यूरोटिज्म की भी बात कर रखी है, एक्स्ट्रावर्जन की भी बात कर रखी है. सॉरी, ठीक है. सो तो अभी हमने जो ऊपर देखा, आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन, ठीक है, इन सब में ये सब चीज़ें यूज हुई है, बट इसमें नहीं थी, तो इन्होंने डेवलप किया. और ये जो है एज अ टूल फॉर मेजरिंग फैक्टर्स, इसको उन्होंने बनाया, इसको NEOPI को, इसका रिवाइज्ड वर्जन एक्चुअली. ठीक है, दे इनिशियली प्रपोज्ड अ डिफरेंट फैक्टर कॉल्ड ओपननेस. व्हेन दे डिस्कस द इशू विद आइजैक, ही फेल्ट दैट ओपननेस माइट बी ऑपोजिट पॉल ऑफ ये जो होता है ना साइकोटिज्म, हमने ऊपर पढ़ा था. ठीक है, बट मैक्रे एंड कोस्टा बिलीव्ड कि फैक्टर वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, कि जो ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस डिफरेंट फ्रॉम साइकोटिज्म जो उन्होंने दिया है, तो इसीलिए उन्होंने इसको फिर भी रखा. ठीक है, और उन्होंने थर्ड फैक्टर से भी आगे गए, और उन्होंने आगे दिया एग्रीएबलनेस एंड कंसाइटियसनेस. ठीक है, तो यही है. और रिवाइज NOPI, जो NEOPI आया, ठीक है, जिसको हम NEOPI R कहते हैं, विच ऑल्सो मेजर एग्रीएबलनेस एंड कंसाइटियसनेस. और अब हम विक 5 फैक्टर्स के जो फैक्टर्स है उसको देखते हैं. सबसे पहले आता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस. अब इसमें क्या होता है, समटाइम रेफर टू एज इंटेलेक्ट, इसको इंटेलेक्ट की तरह भी देखा जाता है. दोज हु स्कोर हाई ऑन दिस फैक्टर आर इमेजिनेटिव, वो इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, एक्सपीरियंस के लिए ओपन है ना, कुछ भी नई चीज आ रही है तो उसके लिए वो क्यूरियस है, ये क्यों है, क्या है. ठीक है, और न्यू टू ओपन टू न्यू आइडियाज, कोई न्यू आइडियाज है, क्रिएटिव बेसिकली. ठीक है, इंटरेस्टेड इन कल्चरल परस्यूट्स, उसमें इंटरेस्ट है. इन कंट्रास्ट दोज हु स्कोर
लो आर रिजिड, वेरी रिजिड की ऐसा ही होना चाहिए, न्यू आइडियाज के लिए ओपन नहीं है वो, ठीक है। तो इसमें वही देखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी दिखाता है कि इंसान कितना कितना क्यूरियस है, एस्थेटिक सेंसिटिविटी, इमेजिनेशन, ठीक है। अब जो ज़्यादा ओपन इंडिविजुअल होगा वो इंजॉय करेगा थिंकिंग एंड लर्निंग एंड आर सेंसिटिव टू आर्ट एंड ब्यूटी, ठीक है। और जनरेट करेगा अपने ओरिजिनल आइडियाज, क्योंकि क्रिएटिविटी है ना। लेकिन जो क्लोज माइंडेड इंडिविजुअल होंगे या फिर जैसा हमने बताया जो उस पर लो स्कोर करेगा, उनका नैरो रेंज ऑफ इंटेलेक्ट होगा या क्रिएटिव इंटरेस्ट नहीं होगा। अब दूसरा आता है एक्सट्रोवर्जन। अब हम लोग ने इसको इतनी बार पढ़ लिया है कि ये वही है जो थोड़े सोशली एक्टिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव, फन लविंग पीपल। और जो एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे वो शाय होंगे, राइट। तो इनका एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, सोशल एंगेजमेंट से असर्टिवनेस होती है। तो ये सोशलाइज करेंगे दूसरों के साथ, कंफर्टेबल होंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने में ग्रुप सिचुएशन में, एंड फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस करेंगे पॉजिटिव इमोशंस, एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट। जबकि इंट्रोवर्ट इंडिविजुअल जनरली सोशल एंड इमोशनली रिजर्व्ड होते हैं। और अगर हम बात करें एग्रीएबलनेस के बारे में, और जैसे मैंने बताया कि ये बाद में उन्होंने ऐड किया था अपने इसके अंदर, तो दिस फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज पीपल हु आर हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, केयरिंग एंड नर्चरिंग। तो इसमें वही लोग हैं जो थोड़े रिस्पेक्टफुलनेस होते हैं, एक्सेप्टेंस होती है दूसरों को लेके, ठीक है। ये थोड़ा इमोशनल कंसर्न दिखाते हैं दूसरों के वेल बीइंग के लिए, दूसरों को ट्रीट भी रिगार्ड्स के साथ करते हैं कि उनके पर्सनल राइट है, प्रेफरेंसेस है, एंड होल्ड जनरली पॉजिटिव बिलीव अबाउट अदर्स की, ठीक है। और जो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जो ऑपोजिट होंगे वो हॉस्टाइल होंगे, सेल्फ सेंटर्ड होंगे, है ना, डिसएग्रीएबल होंगे, मतलब एज अ इंडिविजुअल, ठीक है। तो अब डिसएग्रीएबल इंडिविजुअल वही होगा ना जो रिगार्ड नहीं करेगा दूसरों को, सोशल नॉर्म्स ऑफ पोलाइटनेस को, ठीक है। अब न्यूरोटिज्म, अगेन हमने जो पढ़ा था, जो ऊपर इसमें जो इनमें हाई स्कोर करेंगे वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, एंशियस होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वरीड, फियरफुल, डिस्ट्रेस्ड, इरिटेबल एंड हाइपर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। नेगेटिव इमोशंस रहते हैं हमेशा, तो एनजाइटी, सैडनेस, मूड स्विंग्स। लेकिन जो इमोशनली स्टेबल होता है वो रिमेन, दे रिमेन काम, रेजिलिएंट इन इवन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो ये वेल एडजस्टेड होते हैं। और कॉन्साइटियसनेस क्या होता है, जो लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल, प्रूडेंट, हार्ड वर्किंग, सेल्फ कंट्रोल्ड पीपल, ठीक है, जिनमें प्रोडक्टिवनेस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और दे प्रेफर ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर, वर्क करते हैं persistently टू एक्चुअली परस्यू देयर गोल्स एंड आर कमिटेड टू फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। लेकिन जो अनकॉन्शियस कॉन्स्टिशियस जो इंसान होगा, जो इंडिविजुअल होगा, जो इस पे लो स्कोर करेगा, वो बहुत इम्पल्सिव होगा, ठीक है। और या जो लेस मोटिवेटेड होगा कि अपने टास्क को कंप्लीट करे। तो जो बिग फाइव फैक्टर मॉडल है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पर्सनालिटी। इट हैज़ बीन फाउंड द यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी प्रोफाइल ऑफ पीपल अक्रॉस कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स में ये यूज होता है, ठीक है। क्योंकि एंड इस पे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यूज की गई थी। एविडेंस ऑफ बिग फाइव कम्स फ्रॉम रिसर्च एग्जामिनिंग बोथ एवरीडे लैंग्वेज यूज एंड फॉर्मल पर्सनैलिटी टेस्ट, दोनों में यूज होती है इसकी जो वर्ड्स है। while it is consistent and with the analysis of personality trait found in different languages, it is also supported by the studies of personality carried out through different method use किया, hence it is now considered to be the most promising empirical approach to study the पर्सनालिटी, ठीक है। साइकोलेक्टिकल स्टडीज भी हुई थी जो कंपेयर करता है पर्सनालिटी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज अक्रॉस कल्चर्स, ठीक है। उन्होंने भी ये फाउंड किया था दैट मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इंक्लूड साइनोनियम ऑफ ईच ऑफ द बिग फाइव, जो इसमें है ना उनके जैसा कुछ और यूज करते हैं बट वो भी यही यूज करते हैं। हाउएवर जो ट्रेट मेजर करता है बाय many formal personality tests can be organized in terms of big five. Thus the big five appear to adequately capture the structure of both lay and expert personality description. Okay, so by this हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो ट्रेट अप्रोच है उन्हें कंप्लीट किया है। एक छोटी सी ट्रेट अप्रोच में ना एक अप्रोच और रह गई है, मैं जो चाहूंगी कि मैं इसी में पढ़ा दूँ। एक सेकेंड, या सो एक और थ्योरी है द डार्क ट्रायड बाय पॉल हाउस एंड विलियम्स। तो ये जो डार्क ट्रायड है वो
was coined to refer three related personality variable. जो थ्री रिलेटेड वेरिएबल पर्सनालिटी है वो कौन सी है, ये है 3। ठीक है, अब इसमें क्या है, इन्होंने बात की थी, ऑल्दो दे ओरिजिनेटेड इन डिफरेंट लिटरेचर, अलग अलग लिटरेचर में, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी एंड मैकियावेलिज्म। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, तो अब देखो, अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, मैकियावेलिज्म, नार्सिसिज्म एंड साइकोपैथी। अब इनके अंदर क्या है, ये जो है ना डिफरेंट लिटरेचर में आए थे दे आर, बट ये सिमिलर है समवेयर। ठीक है, टू वेरिंग डिग्री ऑल थ्री कंस्ट्रक्ट इंटेल अ डार्क, इन सब के में क्या है, डार्क है, सोशली डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर है, विद बिहेवियर टेंडेंसीज जैसे कि ग्रैंडियोसिटी, इमोशनल कोल्डनेस, मैनिपुलेशन एंड एग्रेसिवनेस। समवेयर इंटर रिलेटेड दिख रही है ये तीनों टर्म्स आपको। ठीक है, तो जो रीसेंट डेवलपमेंट थी ऑफ सब क्लिनिकल मेजर्स of narcissism and psychopathy has permitted direct comparison of three dark trait in normal population, कि ये जो तीनों डार्क जो ट्रेट है नॉर्मल पॉपुलेशन में कितना इनका कंपैरिजन है। ठीक है, तो डार्क ट्राइड इज अ प्राइम कैंडिडेट ऑफ फॉर पर्सनालिटी ट्रेट दैट आर रेलिवेंट इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई पीपल कमिट क्राइम्स। तो ये तीनों चीजें ही हैं, व्हाई पीपल एक्चुअली कमिट क्राइम्स। ठीक है, जो जो एंटागोनिस्ट होते हैं, सेल्फिश कोर होता है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। ठीक है, इन द इन्वॉल्वमेंट इन द लार्ज नंबर ऑफ एंटी सोशल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्योंकि उनके अंदर इन तीन ट्रेट्स की मौजूदगी होती है, इसीलिए वो इंडल्ज होते हैं इन एंटी सोशल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम जो ड्रग ऑफेंसेस होते हैं टू असॉल्ट, रॉबरीज। ठीक है, जो प्रॉपर्टी थेफ्ट होते हैं या वाइट कॉलर क्राइम्स जितने भी होते हैं। और जो साइकोपैथी है ये डार्केस्ट है इन सब, इन तीनों में, शोइंग कंसिस्टेंट association with crime across different studies in prison and well as community and student samples। ये बहुत ज़्यादा पाया भी गया है, प्रिजन सैम्पल्स में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 47% तक पाया चला जाता है ये। अगर साइकोपैथी को देखना है तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर भी एक और वीडियो है मेरे चैनल पे, बहुत सिमिलर है ये दोनों, इंटरचेंजेबली भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को, बट अगर आपको देखनी है तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, वो आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ओके।